बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का ये जो पहले जो आया था, इसका क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। बायोलॉजी इसका क्या होता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले कौन बताया, अरस्तु। कौन बताया, अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, ठीक है। तो बायोलॉजी कितना, तो पहले बायोलॉजी को जीव विज्ञान सिर्फ जंतु को माना जाता था, जंतु क्या है, जीव है। लेकिन बाद में पता चला नहीं, पेड़ पौधा भी जीव, उसके अंदर भी जान होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर पहले बायोलॉजी किसको बोलते थे, जूलॉजी को, जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो पहले इसी को बायोलॉजी बोला जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि पादप में भी होता है, तो पादप को क्या बोला गया, बोटनी। बोटनी, बोटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो हम लोग जो पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा, जूलॉजी। क्या पढ़ना है, जूलॉजी, ठीक है। तो यहाँ बायोलॉजी का भी फादर कौन हो जाएगा, फादर पिता पूछता है ऐसे, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, और जूलॉजी का भी कौन होगा, अरस्तु। इसका कौन है, अरस्तु। अब जो प्राणी में सबसे, जैसे हम लोग अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज क्या, मैटर है। सबसे बड़ा क्या है, मैटर। मैटर से क्या बनता है, मैटर के अंदर क्या है, एलिमेंट। मैटर के अंदर क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यानी पदार्थ। पदार्थ के अंदर क्या होगा, तत्व। तत्व के अंदर मॉलिक्यूल्स में अणु। अणु के अंदर क्या था, परमाणु, एटम। एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, रहेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर कोई बॉडी है, कोई शरीर है, तो शरीर जो बनता है वो बनता है यहाँ ऑर्गेन से, ऑर्गेन सिस्टम से, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेन सिस्टम से। ऑर्गेन सिस्टम किससे बनेगा, ऑर्गेन से बनेगा, ऑर्गेन अंग। ये शरीर, शरीर बनेगा अंग तंत्र से। अंग तंत्र किससे बनेगा, अंग से। अंग किससे बनने वाला है, टिश्यू से, उत्तक से। किससे बनेगा, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू किससे बनेगा, सेल से। किससे बनेगा, सेल से। अब सेल के अंदर जो ढेर सारा चीज रहता है, सेल के अंदर क्या रहता है, बहुत ज्यादा चीज। जैसे हम लोग एटम को पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। उसी पर हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सेल क्या है, नहीं है, कैसे इसका आविष्कार हुआ। तो सेल जो पहले, सबसे पहले जो मिला था, मृत कोशिका मिला था। कौन सा, डेड। वो कहाँ मिला था, वृक्ष है ना, वृक्ष का छाल होता है ना, कोक, उसको कोक कहा जाता है, उसके अंदर कोशिका मिला था। तो उसका खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है मृत कोशिका का खोज किया। कहाँ पर, वृक्ष का छाल होता है, कोक, उसको क्या बोलते हैं, कोक, कोक में, ठीक है। उसके बाद बहुत लगभग 10-12 साल के बाद ल्यूएन हॉक, पहले कौन, रॉबर्ट हुक, इसके बाद रोवेन, इसके बाद क्या हुआ, ल्यूएन हॉक। ल्यूएन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया, और कहाँ पर, जीवाणुओं में। किसमें, क्या, जीवाणुओं में, ठीक है। अब तो कोशिका सबसे पहले खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान क्या बोला था, साइटोलॉजी। क्या बोला था, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का पिता या कोशिका विज्ञान का जो पिता, किसे बोला जाएगा, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को, ठीक है। इसका उसके बाद कौन है, ल्यूएन हॉक, ल्यूएन हॉक। तो ल्यूएन हॉक जो किसका खोज किया, जीवित कोशिका का, ठीक है। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका किसमें देखा, जीवाणु में। किसमें देखा, जीवाणु में। इसलिए जीवाणुओं का खोज कौन किया है, ल्यूएन हॉक ने, ठीक है। तो जीवाणुओं का पिता, जीवाणुओं का पिता, वो जीवाणु का पिता नहीं, जीवाणु अध्ययन का पिता था, ठीक है। तो जीवाणु अध्ययन का पिता किससे बोला जाए, ल्यूएन हॉक को। तो नाम याद रखना, रॉबर्ट हुक और ल्यूएन हॉक, इतना क्या ना, ठीक है। तो क्या क्या चीज बताया अभी, सेल। सेल सबसे पहला कैसा सेल मिला, मृत कोशिका। क्या मिला, मृत कोशिका। मृत कोशिका खोज कौन किया, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये सेल है, सेल में कैसा, डेड, मृत हो गया, मृत। और यहाँ क्या, लिव यानी जीवित, जीवित। मृत का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। यहाँ लियोन हॉक, लियोन हॉक, हॉक है ये हुक है और ये हॉक, हुक और हॉक, ठीक है। तो ये क्या, तो इसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान का पिता। इसको क्या बोला, जीवाणु विज्ञान का पिता, ल्यूएन हॉक को। ये जीवित मृत कोशिका किसमें खोज किया है, कॉक में। किसमें, कॉक में। और ये किसमें किया था, जीवाणुओं में। इतना क्या समझो ना। अब हम लोग सेल का समझ में आ गया, सेल का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक और हॉक, हुक और हॉक। हुक किया मृत का और हॉक किया है जीवित का। और कीवर्ड आ गया समझ में। अब हम लोग जानते हैं सेल, सेल के अंदर क्या होता है। सेल अंदर सिर्फ सबसे छोटा क्या सेल है, इस सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो सेल को क्या बोला जाता है, कि किसी बॉडी का जो काम कर रहा है, ठीक है, सबसे रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होता है, सेल होता है। एक सेल काम करे वैसा ही सारा सेल काम करे, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या है, तो सेल के अंदर ढेर सारा पदार्थ होता है, ठीक है। तो वो पदार्थ हम दिखाते हैं, ये सेल, ये सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या क्या मिलने वाला, तो बीच में ये मिला है, ये न्यूक्लियस, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। ये बीच में क्या है, केंद्रक, ठीक है। ये केंद्र हो गया, ये इस टाइप का दिख रहा है,
जाल टाइप है ना, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ये ब्लू कलर का दिखा, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ इस तरफ दिखा ऐसे करके जो है, ठीक है, इसको बोला इंडोप्लाज्मिक रेटिकम, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकम, ये क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकम, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकम। और ये इस टाइप से बना है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी का एक हिंदी भी लिखा देंगे, पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ देखो वेसिकल्स, ये है छोटा छोटा टाइप का है, ये है वेसिकल्स, ये क्या है वेसिकल। ये देखो साइटोप्लाज्म, यहाँ द्रव टाइप का दिखा, लिक्विड है, ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या साइटोप्लाज्म। और नाभिक के अंदर, इसके अंदर भी द्रव है, इसको क्या न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म वो जीव द्रव है, वो क्या द्रव। ऊपर में छाल है मतलब ढका हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, ये क्या सेल मेम्ब्रेन, क्या होगा सेल मेम्ब्रेन। यहाँ छोटा छोटा यहाँ दिख रहा है दाना दानेदार, ये क्या राइबोसोम, ये क्या राइबोसोम। ये क्या सेंट्रोइल, ये एक क्या जैसे इसको देखा मतलब बत्ती रहता है, बत्ती टाइप का ना, उसी टाइप का सब ढेर सा बत्ती एक जगह जमा कर दो, किस टाइप का लगेगा गठरी जैसा, उसी टाइप का ये रहता है सेंट्रोइल, सबका हिंदी बता दें। उसके बाद छोटा छोटा है, ये क्या सेंट्रोसोम, छोटा छोटा क्या सेंट्रोसोम, ठीक है। ये क्या पेरोक्सिसोम, ये क्या हो जाए पेरोक्सिसोम, सबका हम कार्य बताएंगे, ठीक है। ये क्या सिलियम, ये क्या सिलियम। यहाँ पे दो दाग दाग है, दोनों का आकृति सेम है, इधर का आकृति सेम है, यहाँ दाग दाग है लेकिन यहाँ प्लेन है ना, इसको स्मूथ और इसको रफ, खरखरा है तो रफ, प्लेन है तो स्मूथ, नाम क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकम। अब सबका काम क्या है, ठीक है। अब देखो ये सेल, अगर तुम्हारा शरीर है, ये एक शरीर जैसा काम कर रहा है, इसका नियंत्रण कौन करेगा, नियंत्रण कौन करना, जैसे हमारा शरीर का नियंत्रण कौन कर, ब्रेन कर रहा है, कोशिका को कोई नियंत्रण करेगा ना, हाँ तुम ये काम करो वो काम करो, ठीक है। ब्रेन ही बोलता है हाथ से खाना उठाओ, तो ब्रेन ही कहता है कि हाँ खाना उठाओ खाओ, सबको कौन करवाता है ब्रेन, इसको देखो उसको देखो कुछ भी सब ब्रेन करवाता है। यहाँ पर कौन करवा, ये न्यूक्लियस के अनुसार ही सब कुछ काम होगा, न्यूक्लियस के अनुसार ही सारा काम होगा कि माइटोप्लाज्मा का क्या काम है, सबका काम का कौन देखने वाला, न्यूक्लियस। मेन हो गया केंद्रक, तो केंद्रक को क्या बोलेंगे, ब्रेन बोलेंगे, दिमाग बोलेंगे, कोशिका का दिमाग, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसको क्या चाहिए, अगर घर में तुम रह रहा है, ये घर है, ठीक है, घर में क्या तुम बाहर खाना चाहिए ना, बाहर से तुमको खाना लाएगा ना, तो बाहर से खाना कौन लाने वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ तक आता है नस, यहाँ तक क्या करता है ब्लड आता है, ब्लड आके यहाँ पर खाना छोड़ देता है। ब्लड क्या करेगा, सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं हम लोग, हवा लेते हैं, हवा में जब फेफड़ा क्या उसमें से ऑक्सीजन को छांट लेता है, ठीक है। पहले पढ़ो तो एनिमल सेल कुछ सेल है, हम जो पढ़ा उसको सुनो पहले, ठीक है, हम कुछ लिखा रहे हैं पहले समझो इसको, ठीक है। हम क्या लेते हैं सांस में क्या लेते हैं हवा कहाँ जाता है फेफड़ा में, कहाँ जाता है फेफड़ा में जब हवा जाएगा तो वहां पर क्या ऑक्सीजन को छांटेगा, फेफड़ा क्या ऑक्सीजन को छांट लेगा। अब वो फेफड़ा से कहाँ चला जाता है ब्लड में कौन आता है हेमोग्लोबिन, कौन आता है हेमोग्लोबिन क्या उस ऑक्सीजन को ले लेगा। यहाँ तक आगे कहां समझ, सांस लिए हम सब पावर कहाँ लिए, सांस लेने में क्या लिए, हवा ली, ऑक्सीजन नहीं लिए, हवा लेते हैं सांस में, ठीक है। हवा के अंदर तो वहां फेफड़ा क्या करे, उस हवा को छांट लेगा, हवा क्या कर छांटे, उसमें क्या निकालेगा ऑक्सीजन को, इसको निकालेगा ऑक्सीजन को निकाल के किसको देगा, हेमोग्लोबिन ब्लड को देगा। फेफड़ा किसको देगा, ब्लड को। ब्लड में कौन लेगा, हेमोग्लोबिन उस चीज को लेगा, ब्लड में बहुत कुछ है लेकिन हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाएगा, सेल के पास, कहाँ जाएगा सेल के पास यहाँ आके छोड़ देगा, इस क्षेत्र के पास छोड़ देगा। इस क्षेत्र से क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या उस हेमोग्लोबिन से ले लेगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लिया है ना, वो ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सीजन जैसे ये लिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या खाना बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी इसके पास खाना है, इसको जलाने के होना चाहिए ना, ऑक्सीजन आता है और ये खाना बनाना स्टार्ट करता है, और यही क्या करता है कोशिका खाना बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको क्या पावर हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर हाउस। ऊर्जा गृह, ऊर्जा कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किससे जुड़ा हुआ, हेमोग्लोबिन से, किससे लेता है हेमोग्लोबिन से, ये हो गया। अब देखो इसमें ढेर सारा चीज है, एक कोशिका में ढेर सारा चीज है ना, इधर तुम्हारा क्या क्या दिख गया, ये ER दिख गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकम दिख गया, यहाँ रफ RER, इसको क्या RER, इसको SER बोला जाता है शॉर्टकट में, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ढेर सारा कुछ है ना, ठीक है। अब ऐसा कुछ है, अब एक झोला लो या एक कमंडल लो, कमंडल में 5-6 चीज रख लो, चलो तो ढंडन करते रहेगा रास्ता ना, करते रहेगा ना। अब इसमें ऐसा कुछ है, सब एक जगह नहीं जाके मिल जाएगा, ठीक है, सब एक दूसरे को दूर करने के लिए देखा, जब फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाता है, जो टूटने फाटने वाला सामान होगा उसमें देखा पीछे फॉर्म या कुछ रुई ऐसा कुछ दे देता है ना, ताकि आपस में टकराए नहीं। ये सब आपस में अगर टकराए टूट जाएगा ना, इसमें क्या लिक्विड दे दिया, बहुत ही गाढ़ा तरल पदार्थ दे दिया, उसी को क्या बोलते हैं कोशिका द्रव, उसे क्या बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होगा, यहाँ ढेर सारा सामान है, इसके अंदर कोशिका के अंदर ढेर सारा सामान चीज है ना, उसको दूरी मेंटेन है, दूरी क्या है मेंटेन है, दूरी में अपन टकराए नहीं, टकराने से क्षति हो सकता है ना, टकराए नहीं, इसलिए उसमें क्या रहता है कोशिका
द्रव रहता है। तो कोशिका द्रव दो प्रकार का, इसको इधर जो रहेगा इसको कोशिका नहीं, इसको जीव द्रव क्या बोलते हैं, जीव द्रव। जीव द्रव दो प्रकार का, जब ये बाहर में है, केंद्र के बाहर है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। जब केंद्र के अंदर है, केंद्रक अलग होता है, उसके अंदर केंद्रक अलग है, तो केंद्र के अलग जो द्रव है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको केंद्रक द्रव। उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। तो द्रव कितने प्रकार का, दो। जीव द्रव कितने प्रकार का, तो पहले देखो जीव द्रव का यूज क्यों हुआ, क्योंकि कोशिका के अंदर ढेर सारा चीज है, सबको के अंदर दूरी को मेंटेन करके रखना है। उसके लिए क्या देंगे, वो द्रव पदार्थ, लिक्विड पदार्थ जो आपका फ्लेक्सिबल भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव दो प्रकार का, कोशिका के बाहर में है, यानी केंद्र के बाहर जो द्रव है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। और केंद्र के अंदर जो द्रव होगा उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। तो द्रव का काम आ गया ना, क्या काम है ना, बस ये मेंटेन करता, ये क्या काम मेंटेन। और द्रव का क्या काम, अगर इसमें इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, मतलब कोई गंदा चीज आ गया उसके अंदर, द्रव के अंदर, यहाँ पर उस द्रव को धीरे धीरे साइड करते करते इस चीज से बाहर फेंक देगा। जैसे पसीना के रूप में निकलता है ना, ठीक है, वो सब क्या क्या बाहर फेंक देगा, गंदगी इसमें से क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक होगा तुम्हारे यहाँ लाइसोसोम, है ना, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, तो ये लाइसोसोम जो यहाँ पर ऊपर में लाइसोसोम, ये वाला चीज, ये अब मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया, कोई यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है ना, ढेर सारा है ना, तीनों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो काम करना, जब शरीर है, शरीर में एक अंग काम करना बंद, उसको खत्म कर दो, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया एक खत्म कर दो, बाकी दो है ना वो काम करेगा। इसको खत्म कौन करेगा, तो ये जो केंद्र परमिशन देगा, इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को, कि जाओ लाइसोसोम को परमिशन देगा, जाओ तो इसको खत्म कर दो। तो इसके अंदर बहुत ही एक वो होता है, एसिड होता है, ठीक, कि जिसके अंदर गिरा खत्म हो गया, वो जिसके अंदर गिरा वो क्या होगा, खत्म हो गया। तो लाइसोसोम जाएगा इसके अंदर थोड़ा छिड़क देगा, ये खत्म, यहीं पे जल के राख हो गया। यानी जो चीज अगर कोशिका के अंदर कोई काम नहीं, जो अंग काम नहीं करता, कोशिका के अंदर ढेर सारा अंग है ना, इसको कोशिकांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका अंग या कोशिकांग। कोशिका का ढेर सारा अंग है, इसमें कोई अंग मान लो काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइसोसोम जाके वहां क्या करे, उसको खत्म कर देगा। मान लो अब क्या धीरे धीरे क्या हो, सारा अंग ही काम करना बंद कर दिया, कोई काम नहीं कर रहा, तो के अंदर क्या करेगा, पूरा कोशिका को बर्बाद कर दो, ठीक है। ये अपने आप को फाड़ देता, अपने आप को फट जाता है, जैसे अपने आप को फटा तो वो कोशिका खत्म, मतलब ऐसा द्रव रहता है, ये क्या अपने आप को पूरा खत्म। इसलिए इसको क्या, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ये फटा पूरा कोशिका खत्म, ठीक है। जैसे तुम बहुत जोर से छड़ी मारा, छड़ी मारता है, हरा रंग का दाग बैठ जाता है, काला रंग का दाग बैठ जाता है ना, बहुत जोर से मारा, ये क्या, यहाँ सारा कोशिका मर गया ना, यहाँ कोशिका तो मर गया। अब कोशिका मरा, ये भी लाइसोसोम भी क्या मर गया ना, अब ये इसको साफ, कचरा को साफ कर पाएगा, ये खुद ना मर गया ना, जब खुद मर गया तो ये कचरा को साफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए वो काला दाग हो जाता है। वो क्या काला दाग क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां कोशिका मर गया, काला दाग का वो क्या, कोशिका तो मर गया, इसलिए काला दाग हो जाता है, ठीक है। और उस काला दाग को कौन साफ करता है, ये लाइसोसोम क्या उसको साफ करता है। लेकिन जब हम जोर से पीटे तो लाइसोसोम भी तो मर गया ना, ये भी जीवित नहीं रहता, ये भी क्या मर गया, इसलिए ये काला दाग हो जाएगा। अब इसको कैसे दूर करते हैं, तो बोलता है डॉक्टर के गर्म पानी से सेको, बोलता है गर्म पानी से सेको, जहाँ चोट लग गया गर्म पानी से सेको। जब गर्म पानी से सेकेगा तो जहाँ गर्म पानी से, यहाँ मान लो यहाँ चोट लगा, ठीक है, तो बगल में तो कोशिका है, जब गर्म पानी से सेकेंगे तो इस कोशिका को में भी आग लगेगा, मतलब गर्मी उसको महसूस होगा। जब इस कोशिका में गर्मी महसूस होगा तो ये कोशिका आमने सामने वालों को देखेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, जो हमको गर्मी लग रहा है कहाँ जाता। तो ये कोशिका के अंदर अगल बगल झांकेगा, तो झांकेगा तो ये क्या देखेगा कि ये कोशिका मरा हुआ है, दिखाई देगा ये कोशिका क्या मरा हुआ है। तो ये सब बगल का जो कोशिका है ये क्या करता है, अपना सेंट्रोसोम लेता है और सेंट्रोसोम में थोड़ा थोड़ा द्रव इसके अंदर छिड़कते रहता है, और धीरे धीरे करते करते क्या करे, इस चीज को खत्म कर दे। और इसलिए गर्म पानी सेकते हैं तो धीरे धीरे क्या, तो पूरा काला रंग खत्म हो जाता है और यहाँ जीवित कोशिका आ जाता है। ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। करवाता कौन है, केंद्रक। करवाता कौन है, केंद्रक करवाता है। आया समझ में, धीरे धीरे सबका काम बता है। अब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया काम बता दिए, ये बना सब हम लिखा देंगे अच्छे से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम था, ये ऊर्जा बनाता, ये क्या है, ऊर्जा बनता है। लाइसोसोम का क्या काम है, जो बंद है, जो काम नहीं कर रहा उसको खत्म कर देना। केंद्र का क्या काम है, परमिशन देना, परमिशन देगा कि तुम ये काम करो, ठीक है, ऑर्डर देगा, परमिशन नहीं कहते, ऑर्डर देता है, ये करो वो करो, सब चीज ये करवाने वाला, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस, ये सब का यूज क्या होता है, ये अब जो एक अंग किया, यहाँ पर काम किया, ठीक है, यहाँ से अब उसको फैलाना है ना कहीं पर ना, उसको कहीं पर भेजना है इसको। अगर ये केंद्र कोशिका जब काम कर लिया, इसके पास ऊर्जा हुआ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के उस ऊर्जा को शरीर के सब अंग के पास पहुंचाएगा ना। ठीक, जैसे हम हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ तो थक गया, हाथ तो थक गया ना, लेकिन मेरा पैर थक नहीं रहा, तो पैर का जो कोशिका उसके पास ऊर्जा वो ट्रांसफर कर देगा हाथ पे, कहाँ ट्रांसफर कर देगा, हाथ पे। तो वो ट्रांसफर कौन करेगा, ये गोल्जी का, गोल्जी एपरेटस है ना, ये ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। ट्रैफिक पुलिस का काम रहता है आने जाने का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ये चीज हो गया, सेंट्रोसोम भी हो गया। तो धीरे धीरे हम सब, ये राइबोसोम, यहाँ है ना राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम है, ये राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब ऊर्जा,
प्रोटीन मतलब क्या, ऊर्जा। अमीनो एसिड सब होता है ना, वो सब का ये काम करता है। सेम मेम्ब्रेन क्या किया गया, इसको कोशिका को एक कोशिका दूसरे कोशिका से अलग करता है, ठीक है। तो कोशिका में तुमको पढ़ना क्या है कि दो प्रकार की कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब छोटा, यूकैरियोटिक मतलब बड़ा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब छोटा और प्रो मतलब छोटा, यू मतलब बड़ा, ये याद रखो। प्रो मतलब छोटा, यू मतलब बड़ा। तो प्रोकैरियोटिक में बहुत कुछ नहीं रहता और यूकैरियोटिक में सब कुछ रहता। यूकैरियोटिक में सब कुछ रहेगा, जो जो यहाँ नाम बताए ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जितना केंद्रक, जितना चीज नाम पता है, ये सब किसमें रहेगा, यूकैरियोटिक में। किसमें रहेगा, यूकैरियोटिक में। राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम कौन सा, राइबोसोम में दो प्रकार, 70S और 80S होता है। 90S नहीं होता, 70-80 होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में होता है 80S, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, छोटा है तो 70, हल्का वाला। ऐसा समझ में, इस तरीके से ये रहता है। केंद्र का क्या काम था, केंद्र का क्या काम किया, ऑर्डर देना, ठीक है। इतना आ गया समझ में ना, ठीक है। सेल का अब धीरे धीरे एक एक करके हम सबका पॉइंट लिखाएंगे, केंद्र कौन है, क्या है, नहीं है। ये हो गया एनिमल सेल। अब देखो इसमें एनिमल सेल, ये है तुम्हारा एनिमल, और ये क्या है, ये प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का देखना, प्लांट सेल का सेल बहुत टाइट रहता है। प्लांट क्या बहुत टाइट, उसमें क्या ये कवच जो रहता है बहुत टाइट कवच रहता है। जब हम लोग को क्या है, कपड़ा वपड़ा पहन के ठंडी से बच गए, लेकिन वृक्ष गाछ क्या करा, ठंडा से बच पाएगा वो, उसके बाद कपड़ा नहीं लेना, तो अपना शरीर को वैसा मजबूत बना दिया। भैंस सबको देखो, उसका चमक बहुत मोटा रहता है, इंसान चमड़ा कितना पतला है, तब हम सब उड़ते हैं ना, लेकिन भैंस का देखो तो बहुत मोटा रहता है, वो सब कुछ उड़ता है नहीं ना। तो वो सब में क्या रहता है, ये सेल वाल रहता है, क्या रहता है, सेल वाल, ठीक है। ये है प्रोकैरियोटिक, ये क्या है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। जो सेल स्ट्रक्चर यहाँ, ये किसका हो गया, एनिमल का, और ये क्या प्लांट का। एनिमल हो गया प्लांट, तो एनिमल का कैसा था, गोल रहता है। एनिमल का कैसा रहता है, गोल रहता है। लेकिन इसका प्लांट का चकोर, कैसा रहता है, चकोर, चकोर जैसा है ना, ठीक है। गोल ये हुआ, चकोर इस टाइप से, चकोर इस टाइप से, ये चकोर टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये फिक्स रहता है, ये उल्टा उल्टा नहीं, ये पूरा इसको टाइट करके रखता है। और हर एक चीज यहाँ मिलेगा, ये बता देंगे किसमें क्या क्या नहीं रहता है। कहाँ गया इसमें, तो यही है तुम्हारा सेल। सेल तो बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, बीच में क्या रहेगा, ये पूरा क्या न्यूक्लियस, ये क्या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये छोटा सा मेन चीज है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, इसको क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। केंद्रक, और केंद्र के अंदर केंद्रिका, केंद्र के अंदर केंद्रिका, ये हुआ केंद्रक और ये क्या केंद्रिका। ये देखो सेंट्रोसोम, ये क्या सेंट्रोसोम, ये वाला क्या था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकम, SER, ये वाला क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकम, RER, ये क्या है, गोल्जी का, ये क्या है, गोल्जी का। ये वेक्यूला, इसमें पानी का जरूरत पड़ेगा, इसको पानी का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या वेक्यूला, ये पानी इसमें रहता है, ठीक है। ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया, यही ऊर्जा बनाता है। ये द्रव को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये छोटा छोटा ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। इस टाइप का फोटो तुमको बनाना है, जब फोटो भी बनाना तो पहले लिखो कोशिका हेडिंग दो, कुछ लिखा है कुछ नहीं है ना, यहाँ से मेन चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कोशिका हेडिंग दो, कोशिका। पहले लिखो विज्ञान की वह शाखा, कोशिका में यार, हाँ कोशिका हेडिंग दे दिया है ना, पहले लिखो ना नीचे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। विज्ञान जीवधारियों के अध्ययन से होता है, जिसका संबंध जीवधारियों से होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों से होता है, जीव विज्ञान कहलाता है, होता है
जीव विज्ञान कहलाता है। लिखो, जीव विज्ञान कहलाता है। नहीं लिखो, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। नीचे लिखो, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। ये नोट्स संभाल के रखना, बहुत आगे तक काम देगा। तो अगर तुम जनरल कंपटीशन से तैयारी करेगा ना, वहां से ये काम देगा। इसलिए हम एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर हम पढ़ाएंगे। कौन है जीव विज्ञान के जनक? अरस्तु। नेक्स्ट लिखो, जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त, जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया है। पढ़ा लिखो, जंतु विज्ञान, जूलॉजी 1 नंबर। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। ठीक है, दूसरा लिखो, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। क्या होगा? बोटनी, बोटनी। अब जीव विज्ञान शब्द कौन लाया? सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द जो है, जीव विज्ञान कहलाया कौन? बोला ये जीव विज्ञान शब्द, ये बोला लेमार्क और ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो जीव विज्ञान शब्द किसने लाया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लिखो, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, 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 TREVIRANUS, ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने, नामक वैज्ञानिकों ने ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी, 1801 ईस्वी में किया था, 1801 ईस्वी में किया था। अब देखो, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होगा? जीव जंतु का। और वनस्पति विज्ञान है पेड़ पौधे का। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? अरस्तु। इसको अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो जीव विज्ञान का जनक लिख लिया है ना। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। देख देख लिखना, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। लिखो न तो, जंतु का, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, 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 अरस्तु। इंग्लिश होता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। हिंदी हाँ, हिंदी अरस्तु है, ठीक है। अंग्रेजी एरिस्टोटल है, अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, यहाँ लिख दें थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होगा? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हो जाएगा। इसके बाद ये बताओ क्या, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब लिखो कोशिका।
कोशिका, हेडिंग तो कोशिका, कोशिका। तो जीव विज्ञान के बारे में 5-6 लाइन लिखा दिए, अब कोशिका दो, अब यहाँ तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। कोशिका, पहले कोशिका अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान, और अंग्रेजी में क्या होता है? साइटोलॉजी। लिखो, कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, और या लगाना साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, CYTO, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका क्या है? यह सबसे, कोई भी जीव का सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्या बोलना है? किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। लिखो, कोशिका सभी जीवों की सबसे, कोशिका सभी जीवों की सबसे, कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी अनुवांशिक संरचनात्मक, वो भी लिखा था, अनुवांशिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है जो जीवन के सभी मूलभूत कार्य, जैसे वृद्धि, मूलभूत कार्य जैसे वृद्धि, उपापचय और प्रजनन करने में सक्षम है, तो कोशिका क्या है? कोशिका की परिभाषा क्या हुआ? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका सभी जीवों का सबसे छोटी, 3 वर्ड, अनुवांशिक, ठीक है, संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई है। सब बताएंगे, अनुवांशिक क्या होता है, संरचना क्या होता है, क्रियात्मक क्या होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? सभी मूलभूत काम जो जीवन के जिंदा रहने के लिए, वृद्धि होना जरूरी है ना, हम वृद्धि होते हैं ना, मतलब धीरे धीरे बड़ा होते हैं ना, वृद्धि होना जरूरी है। जो हम खाते हैं, हमको ऊर्जा संग्रह करना जरूरी है, ठीक है। प्रजनन, अगर एक इंसान है दूसरे इंसान का भी होना जरूरी है, ठीक है। एक पौधा उसे दूसरा पौधा भी होना चाहिए, ये सब इसका काम करने वाला है, ठीक है। ये हो गया इसका कोशिका क्या है। अब इसका खोज, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, हेडिंग दे दो खोज, हेडिंग दे दो कोशिका के अंदर, हेडिंग दे दो खोज। ये क्या था? परिभाषा, ये क्या था? परिभाषा। अब नेक्स्ट लिखो खोज। खोज पहले समझ लो, पहले क्या देखो, 1665 में कौन क्या था? रॉबर्ट हुक ने। पहले हम लिख दे, तुमको भाषा में लिखना है, ऐसे मत लिखना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कौन सा? मृत कोशिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 1774, कितना दिन? 1665 और 1674, कितना दिन हो गया? लगभग 9 साल। 9 साल के बाद कौन आता है? ल्यून हॉक। 12 साल आप बताए थे, और 11-12 साल, हम एग्जैक्ट 12 नहीं बोले थे, ठीक है, 11-12 साल के आसपास बोले थे ना, तो वो याद। इसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, नाम इसको रखना पड़ेगा बायोलॉजी के लिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ये किसका क्या था? जीवित कोशिका। किसका क्या था? जीवित कोशिका, ठीक है। तो ये 2 लाइन तुमको अच्छे से रखना है, तो लिखो पहला लाइन खोज में ना, पहला लाइन लिखो। सर्वप्रथम कोशिका खोज, सर्वप्रथम कोशिका खोज 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने
रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने कॉर्क छाल में, क्या, कॉर्क छाल, कॉर्क छाल नहीं, किंतु कॉर्क छाल ही हुआ, मतलब कॉर्क वो क्या कहते इसको, सूखा हुआ छाल को बोला जाता है कॉर्क छाल, सूखा हुआ छाल था वही, कॉर्क छाल में मृत कोशिका की खोज की थी, किंतु इन्होंने कॉर्क छाल में मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका खोज पहले कौन किया, रॉबर्ट हुक ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका विज्ञान का जनक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी के जनक, इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान यानी कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी, कहीं पर साइटोलॉजी ही लिख देगा, सो आकर ई इंग्लिश में, ठीक है। कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला लाइन, 1665 रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका, कॉर्क छाल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो दूसरा लाइन, सर्वप्रथम सजीव कोशिका का खोज, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यहाँ लिखा हुआ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1774 ईस्वी में, कब, 1774 ईस्वी में, ल्यूवेनहॉक ने 1774 ईस्वी में, कितना, 1674, तो हम क्या बोले, 1674, 17 नहीं 16, तो यहाँ फिर लिख दिए थे, 1674 ईस्वी में जीवाणुओं के अंदर की थी, मृत कोशिका का खोज कहां पर हुआ था, कॉर्क छाल में, जीवित कोशिका का खोज कहां हुआ, जीवाणुओं में, इसलिए इन्हें मतलब ल्यूवेनहॉक को, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी लिख लेना, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा जाता है। अब ये तो क्या बहुत पुराना, अभी एडवांस में जो कोशिका चल रहा है, एडवांस कोशिका जो बन रहा है, कोशिका का अध्ययन जो हो रहा है, उसका फादर जो बोला जाता है A.K. शर्मा, किसको बोला जाता है, A.K. शर्मा, आधुनिक कोशिका विज्ञान, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, A.K. शर्मा, ये लाइन नीचे लिख लेना, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक A.K. शर्मा, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक A.K. शर्मा, A.K. शर्मा। कहाँ था बायोलॉजी बुक, उसको कोशिका चैप्टर निकालो, तो कौन सा चैप्टर, कोशिका, चैप्टर नंबर कोशिका निकालो, मेरा पता बहुत
ला नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत हेडिंग दो, कोशिका सिद्धांत सिद्धांत कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी कोशिका एक जैसा नहीं होता, सभी कोशिका एक जैसा नहीं है, हर एक अंग का अलग अलग कोशिका रहता है, हर एक अंग का अलग अलग कोशिका रहता है। ऐसा नहीं आंख का कोशिका अलग मतलब एक है और पांव का कोशिका एक है, दोनों कोशिका में अलग है, ठीक है। उसका कार्य क्या, उसका फंक्शन होता है, मतलब उस कोशिका कहाँ यूज हो रहा है उस अनुसार वो काम करेगा, यही कोशिका सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडन। कौन है? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान। पहले लिखो इसके अंदर क्या पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन एवं स्वान। स्वान ने 1838-39 ऐसे लिखना, 1838 और 1839 इसी के बीच में। 1838 में स्लाइडन दिया और 1839 में स्वान दिया, ठीक है। 1838 में कौन दिया? स्लाइडन, और 1839 में स्वान, दोनों मिलके बताया। 1838 और 1839 में दिया, ईस्वी में दिया। वो तो खोज क्या है, कोशिका सिद्धांत मतलब क्या? कोशिका सिद्धांत अब बताएंगे कोशिका सिद्धांत क्या है। हाँ, कोशिका सिद्धांत मतलब कोशिका क्या है, उसको कैसे कार्य करता है ये बताया कोशिका सिद्धांत में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत कैसे है अब लिखो इसमें क्या लिखा? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने 1838 और 1839 में दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत हाँ, इसके अंतर्गत मतलब इसमें से कोशिका सिद्धांत क्या कहा गया, इसका पहला पॉइंट लिखो। इसके अंतर्गत हाँ, पहला पॉइंट लिखो ना, 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखो, सभी जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। सभी जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। सभी जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा लिखो, कोई जीव बना सबसे पहले कितना, एक कोशिका रहेगा तब उससे बनेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखो, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोई जीव है तो किससे स्टार्ट होगा? एक कोशिका, फिर दो कोशिका, धीरे धीरे करके कोशिका विस्तार होते रहे। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तीसरा लिखो, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई, स्वाधीन इकाई मतलब अलग अलग काम करेगा, अलग अलग काम करेगा। इस सबका फल एक होना चाहिए, सबका फल क्या होना चाहिए? एक। हम अपना काम किया, लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए सबका मिलके, सभी कोशिका का रिजल्ट मिलके काम करेगा, ठीक है। जैसे हाथ से हम लिख रहे हैं तो हाथ थक गया तो पांव कोशिका आराम कर रहा है ना, ये कोशिका अपना ऊर्जा को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो मिलके काम किया तो वही होता है स्वाधीन। चौथा लो, लास्ट, कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक, मुख्य कार्यकर्ता
या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका की उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता का शब्द आएंगे हिंदी में सृष्टिकर्ता मतलब बनाने वाला। तो ये कुछ हो गया, सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत क्या बोला कि हर एक शरीर, कोई भी शरीर है, एक या अनेक कोशिका से मिलकर बनेगा। पहला सिद्धांत क्या है? कि कोई भी शरीर कम से कम एक कोशिका या उससे अनेक कोशिका से मिलकर बनेगा। ठीक है, कोई भी जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से होगा। कोई भी जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से होगा। कोशिका हमेशा स्वाधीन होता है, खुद से काम करता है, लेकिन उसका रिजल्ट सबको मिल के देगा। ठीक है, चौथा क्या? अगर कोशिका एक कोशिका दो कोशिका होना, विभाजन, तब ना वृद्धि होगा ना। तो वृद्धि कैसे होगा? तो उसमें मेन काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का विभाजन करेगा। ये क्या? कोशिका सिद्धांत। ये क्या होगा? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा। अब लिखो आकार। कोशिका सिद्धांत हेडिंग दे दिया था ना, अब लिखो आकार। आकार, आकार में लिखो सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। किसका होता है 0.1 माइक्रोमीटर? इसका उसका नाम लिखो, जिसका है छोटी कोशिका नाम लिखो। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइको लिखना, माइटो अलग है। माइकोप्लाज्मा, उकरा कर दे, माइक्रो, माइटो ने माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ, 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 पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म लिखो। फ्लूरो, फ्लूरो, फ्लोरो के फ्लोरो एफ रे, पीपीएल का एफ होगा सिस्टर। एक मिनट रुको। प्लूरो करना, प्लूरो, प्लूरो लिखना, पी होगा। प्लूरो, प्लूरो, प्लूरो न्यूमोनिया। क्या लिखा है? निमोनिया, प्लूरो निमोनिया। पिनोनिया नीनो, पी साइलेंट रहता है। और निमोनिया। ठीक है, निमोनिया, NE, न्यूमोनिया। एल से लाइक, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। या बस ये याद रखना, प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया। सबसे छोटा कोशिका कौन है? प्लूरो निमोनिया। ठीक है, या माइक्रोप्लाज्मा, दोनों सेम एक ही कहना है। नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ाना है। ठीक है, 0.1 इसका कितना रहेगा डायमेंशन? 0.1 माइक्रो। माइक्रो मतलब कितना? माइक्रोमीटर में कितना? 10, इसको लिख सकता है लगभग 10 पावर माइनस 6। तो 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 7 मीटर। 10 पावर माइनस 7 मीटर। इसका 1 माइक्रो बराबर कितना? 10 पावर माइनस 6 होता है। तो 0.1 माइक्रो बराबर 10 पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सबसे छोटी। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका दूसरा नंबर लिखो ना। सबसे छोटी कोशिका ये था, पीपीएलओ। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका इसका होता है 170 गुना 135 मिलीमीटर। लंबाई चौड़ाई ये है 170 गुना 135, 170 गुना 135। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये इसका वो डायमेंशन है 170 मिलीमीटर गुना 135 मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग पत्थर सा खाता है ना? हाँ, पत्थर क्या खाता? वो अतरी नहीं रहता, उसको भोजन को पचाने के लिए पत्थर खाता। हाँ, पथरी या अतरी क्या वो नहीं रहता। जो भोजन पचाएगा ना वो नहीं रहता शुतुरमुर्ग में, इसलिए पत्थर को खाता है। तो पत्थर खाने से ना जो भोजन खाएगा ना, तो उसके चलते पत्थर प्रेशर दे देगा ना, पचा देता है खाना, पत्थर कैसे निकल जाता।
चलो लिखो। जब टकराता है तो पत्थर चिल्लाता है। तो ये वो डिटेल में पढ़ना, जब वो पढ़ाएंगे तब ना वहाँ पढ़ना ना, अभी क्या है करना। सबसे बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, लिखा शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो ऐसे। अब मनुष्य के शरीर में, अब नेक्स्ट लिखो, मनुष्य, नीचे लिखो, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे शुक्राणु। और तू सब कुछ जानता है। शुक्राणु, क्या बात? शुक्राणु, बड़ी कोशिका ठीक है। ये होगा शुक्राणु। अब लिखो मनुष्य का सबसे बड़ी, ये किसमें रहता है? पुरुष में। वो ब्रैकेट में लिखना पुरुष में। शुक्राणु किसमें रहेगा? पुरुष में। ब्रैकेट में लिखना पुरुष, शुक्राणु के बगैर पुरुष, ठीक है। नहीं लिखो, ये लिखो, ये क्या कहते हैं? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, छोटी में कौन हो जाएगा? शुक्राणु। बड़ी लिखो, बड़ी लिखो, सबसे बड़ी कोशिका में लिखो। मादा की अंडवाहिनी में, मादा की अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु, मादा की अंडवाहिनी में, मादा की अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में, जिसको अबड़ी करते हैं, हाँ, अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु। हो गया। सबसे बड़ा कौन होगा? सब शुक्राणु। और सब छोटा? नहीं, सबसे छोटा शुक्राणु, सबसे बड़ा अंडाणु, ठीक है। शुक्राणु किसमें? मेल में। और अंडाणु किसमें? फीमेल में। अब नेक्स्ट लिखो, मनुष्य का सबसे लंबा कोशिका, मनुष्य का सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका लिखो। न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबा कोशिका लिखो। न्यूरॉन, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबा कौन होगा? सबसे छोटी, सबसे ये, ठीक है। अब न्यूरॉन और सबसे ज्यादा जीवित जो रहता है, ठीक है, जीवन काल, तो सबसे ज्यादा जीवन काल यही रहता है। मनुष्य का ब्रेन, ब्रेन ही सबसे ज्यादा जीवित रहता है, इसलिए याददाश्त रहता है ना, ठीक है। जैसे हम कुछ पढ़े तो वो न्यूरॉन में जाके सेव हो जाता है, वो एक कोशिका में जाके सेव हो गया। अब वो न्यूरॉन मर गया तो हम तो भूल जाएंगे। फिर जैसे चोट लगता है, न्यूरॉन मर जाता है तो उसको याददाश्त क्या है, ठीक है, सब जाके तो न्यूरॉन में सेव हो जाता है। मतलब मेमोरी कार्ड। हाँ, वही न्यू है, इतना है कि तुम जितना हटाना हटा, उसका कोई मतलब 7 से 1-2% भी यूज नहीं करते हम लोग। जितना है न्यूरॉन, जितना डब्बा खाली है इसमें दिमाग में, उसका 1% भी यूज नहीं करते हैं। 60% रहता है, उसमें 1% यूज नहीं कर पाते। अब क्या कहें ना, हम क्या बोले हैं यही चीज नहीं बोले ना भैया। यही नहीं लिखो, एक लाइन, लास्ट लाइन लिखो, आज का लास्ट लाइन लिखो। आज का लास्ट लाइन, ठीक है। मनुष्य में मस्तिष्क कोशिका, मनुष्य में मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल, मनुष्य में मस्तिष्क कोशिका, हाँ, मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल, मनुष्य में मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे लंबा होता है। जीवन काल सबसे 400 साल होता है भैया। नहीं, जितना तक जो तुम जीवित है। ऐसे भी आप सुने 400 साल। मनुष्य में मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे लंबा होता है, इसलिए यह जीवन पर्यंत तक जीवित रहता है। इसलिए यह जीवन पर्यंत तक, इसलिए यह जीवन पर्यंत तक जीवित रहता है, जीवन पर्यंत तक जीवित रहता है। ये होगा तुम्हारा बेसिक, ठीक है। कल हम कोशिका का प्रकार पढ़ाएंगे, फिर कोशिका का अंग स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और थोड़ा लिखने में तुम सब फास्ट करो, ठीक है, लिखाना बहुत लिखाना नोट्स अच्छे से, ठीक है। थोड़ा लिखने के लिए फास्ट करना, ठीक। भैया